चंदनपुर उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था। मुख्य सड़क से 15 किलोमीटर अंदर, जहां तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता था। दिन में यह गांव स्वर्ग जैसा लगता, हरे भरे खेत, चहकते पंछी और मीठे पानी का कुआं। लेकिन रात होते ही अंधेरा और सन्नाटा हर जगह फैल जाता था। गांव के सबसे बाहरी छोर पर एक विशाल हवेली खड़ी थी। कभी इसकी शान देखने लायक थी, अब केवल खंडहर रह गया था। ऊंची दीवारें, जिन पर कभी रंग बिरंगे नक्काशी थे, अब काले धब्बों से भरी हुई थीं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते रहते और खिड़कियों से कभी कभी एक परछाई झलकती जो तुरंत गायब हो जाती। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात ठीक 12 बजे हवेली की सबसे ऊंची खिड़की में एक दिया जलता और उसके उजाले में एक औरत की छाया नाचती दिखती। लोग कहते थे कि वह नाच नहीं रही, बल्कि किसी का इंतजार कर रही थी। पुराने गांव वाले हवेली के पास से गुजरते हुए भी सांस रोक लेते थे। किसी ने भी इस राज को उजागर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वह या तो पागल हो गया या रहस्यमय तरीके से मर गया। सब कुछ उस साल के मानसून से शुरू हुआ। बारिश लगातार 40 दिन तक हुई। गांव के कई घर भरभरा कर गिर गए, लेकिन हवेली को पानी का एक भी कतरा नहीं लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। उसी समय गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले मुर्गे और मुर्गियां एक साथ मरने लगीं, फिर गाय बीमार हुई और बच्चे बिना वजह रोने लगे। महिलाओं का कहना था कि जब वे रात में अपने घरों की छत पर कपड़े सुखाने जातीं, तो उन्हें लगता था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कभी कभी किसी का कर्कश हंसना भी सुनाई देता। फिर आया वो काला दिन। हरीश, 25 साल का इंजीनियरिंग छात्र, गांव के इन अंधविश्वासी बातों पर हंसता था। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ हवेली की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन गेट तक पहुंचते ही दोस्तों की हिम्मत जवाब दे गई। यार, वापस चलते हैं, यहां कुछ तो गड़बड़ है, मोहन ने कहा। हाँ भाई, हवा में अजीब सा महसूस हो रहा है, एक और दोस्त बोला। लेकिन हरीश ने हिम्मत दिखाई और अकेले हवेली के अंदर चला गया। हरीश ने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का वातावरण अचानक ठंडा और गहरा हो गया। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर सूखे पत्ते और धूल की मोटी परत थी। बारिश के बावजूद वहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। हवेली के बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था। जैसे ही उसने झूले की तरफ देखा, झूला अपने आप हिलने लगा। आवाजें, जैसे किसी की चैन से चीख, चारों ओर गूंजने लगी। तभी उसे एक तेज खुशबू महसूस हुई, जली हुई धूप, सड़े फूल और कुछ सड़ी हुई चीज की बदबू। कौन है वहां? हरीश ने डर के बावजूद आवाज की। जवाब में मधुर पर खौफनाक हंसी आई। झूले पर लाल साड़ी में चंद्रकला की परछाई झूल रही थी। बाल खुले और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि हरीश का दिल रुक सा गया। तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूं, मेरे राजा। उसकी आवाज मिश्री जैसी थी, पर उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। हरीश भागने की कोशिश करने लगा, पर पैर जड़ हो गए। चंद्रकला ने धीरे से कहा, मैं चंद्रकला हूं और अब तुम मेरे हो। जैसे ही उसने हरीश को छुआ, हरीश बेहोश हो गया। अगली सुबह हरीश हवेली के बाहर मिला। घर पहुंचकर वह पागलों की तरह चीखने लगा, वो आई, वो मुझसे मिली, अब मैं उसका हूं। धीरे धीरे हरीश का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रात में वह अपने घर से निकल जाता और सुबह हवेली के पास मिलता। अंत में पूर्णिमा की रात वह गायब हुआ। 3 दिन बाद उसकी लाश खेत में मिली, चेहरे पर अजीब मुस्कान और गले पर नाखूनों के निशान। गांव वालों ने समझा कि चंद्रकला की आत्मा सच में भटक रही थी। पंडित रघुनाथ ने बताया कि हवेली जमींदार हर सिंह की थी और चंद्रकला उसकी बेटी थी। बेहद खूबसूरत, लेकिन जादू की शक्ति रखने वाली। उसने मासूम लोगों पर टोना किया और जो राजू के प्यार में आया, उसकी मंगेतर सुमित्रा को जिंदा जला दिया। गांव वालों ने उसे पकड़ा और तहखाने में जिंदा दफना दिया। मरते समय चंद्रकला ने श्राप दिया कि वह वापस आएगी
और हवेली में आने वाले को अपना बना लेगी। हरीश, सोहन और राकेश जैसे लोग उसकी शिकार बने। फिर विवेक ने बहादुरी दिखाई। हनुमान चालीसा, गंगा जल और दिया लेकर वह हवेली गया। उसने चंद्रकला से माफी मांगी और उसे शांति दिलाई। चंद्रकला ने धीरे धीरे डरावना रूप छोड़कर साधारण लड़की का रूप लिया। उसने कहा, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगी, लेकिन जो भी इस हवेली की जमीन पर फूल तोड़ेगा, मैं सपने में दिख जाऊंगी। धीरे धीरे चंद्रकला हवा में घुल गई और हवेली गिर गई। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन लोग अब भी डरते थे।